तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सेमेस्टर के जो एंड टर्म में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये आखिरी पार्ट रहा। मैंने बोला था कि मैं चौथा पार्ट भी लाऊंगा इसका, लेकिन हुआ क्या है क्योंकि ये वीडियो लेट से आया है तो मैंने इसी में चौथे पार्ट के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स कि आपको वो इस क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज इस वीडियो लेक्चर में उससे रिलेटेड है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी लेक्चर में मैं फोर्थ का भी कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स बी रेडी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन, वो भी किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन पे। फ्रेंड्स ये दोनों एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट इंटर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसने इसे पॉइंट किया था यानी कि डेवलप किया था, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ऑल द नॉलेज, ये सारे के सारे नॉलेज आपको पास रहना चाहिए क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला डिफरेंस ग्रीन रेवोल्यूशन का मैं कंपेयर करते जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके आने की वजह से क्या हुआ था ना, इसके आने की वजह से क्या हुआ था, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। ठीक है, उसका ईल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अदर कंट्रीज में भी और हमारे इंडियाज में भी। क्या हुआ था, हमने बहुत सारे नए नए टेक्निक्स को अचीव किया, पाया। ठीक है, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हो गया, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड हो गया, आर्टिफिशियल हाई ईल्ड क्रॉप वैरायटी, जो अलग अलग तरह के क्रॉप वैरायटी होते हैं कम टाइम में ज़्यादा मिलना, वो हमें मिलने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जबकि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको ऐसे बनाया जाता था ताकि वो इकोलॉजिकल या सोशल कोई भी हार ना कर सके उस पर्टिकुलर क्रॉप को। ठीक है, एवरग्रीन और उसमें आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे इसका जब मैं ब्रीफली इसको इस टर्म से डील करूंगा तो आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स ये बस डिफरेंस है जो कि आपको जानना जरूरी है। ओके, प्लीज इसे याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है पॉइंट 2। वो ये कह रहा है कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 1960 में ऑकर हुआ था। ठीक है, जबकि आपका एवरग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 से 30 साल बाद यानी कि 1990 में हुआ था। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे जो ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हुए थे अलग अलग, वो है क्रॉस ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, इम्ब्रो ट्रांसफर, ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके हमारे क्रॉप्स को इंप्रूव किया गया था, उसका हाई यील्ड बढ़ाया गया था। जबकि एवरग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उसमें टेक्नोलॉजीज जो यूज की गई थी ना, वो थी बायोटेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आप जानने मिलेंगे, आप बस डिफरेंस जान लीजिए इसके बारे में। आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट पे जो ये कह रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इस रिवॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि आपका लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर कम हो गया था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा था इस प्रोसेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा गुम होने लगा था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप टर्म समझ रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा, वरना मैं बोल देता हूं आपको और आसानी होगी आपको समझने में। फ्रेंड्स ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जो ग्रीन है, इसका मतलब सिर्फ क्रॉप के लिए किया गया था ये, और व्हाइट रिवोल्यूशन है कि मिल्क के लिए किया गया था। तो टर्म सिमिलर है तो आपको दिक्कत नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन जो किया गया था वो क्रॉप्स के लिए इसलिए किया गया था क्योंकि एक ऐसा समय आया था हमारे आज से करीब कुछ साल पहले जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो उस समय क्या किया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से नए नए कम समय में कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का कोशिश किया गया था। लेकिन इसको कुछ बैड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे गया था जो कि आज भी आपको देखने मिले होंगे कि बहुत सारे लैंड जो है बंजर हो चुके हैं, आज उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो एक बैड इफेक्ट में आता है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका। चलिए फ्रेंड्स आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो ये कह रहा है, एक्चुअली मैंने फोर्थ पॉइंट नहीं बताया एवरग्रीन रिवोल्यूशन का, वो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स।
ग्रीन रिवोल्यूशन में मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन वगैरह वगैरह। जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं पाया गया, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। इसमें पाए गए थे, उसमें नहीं पाया गया, एवरग्रीन में नहीं पाया गया। फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है ना कि दो मेन कॉमर्शियल प्रोडक्ट यानी कि व्हीट और राइस, आप जानते होंगे फ्रेंड्स, अगर आपने 11-12 में ग्रीन रिवोल्यूशन को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इससे ज़्यादातर जितने भी राइस हैं वैरायटी है या फिर व्हीट के वैरायटी है, वो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है, ईल्ड है, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी देखने मिले, जो आज भी आपको देखने मिल सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रॉप्स है राइस में, कुछ ऐसे वैरायटी है राइस की, जो कि आपको उसका प्रोडक्शन अगर स्टार्ट कीजिएगा आज के समय में, तो कुछ रेसेसिव या डोमिनेंट कैरेक्टर के होने की वजह से उसमें कुछ डिजीज या फिर पेस्ट आपको मिलेंगे, जो आपका प्रोडक्शन को खराब कर देंगे और अदर क्रॉप्स को भी खराब कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से हम ग्रीन रिवोल्यूशन को आज नहीं अपना रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रहे हैं, ओके, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल डिफरेंस बता दिया। आप एक बार वीडियो पॉज करके डिफरेंस देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि आपको डिफरेंस लाइन खींच के, ताकि आपको डिफरेंस करने में आसानी हो। मैंने 5 ही इसलिए बताया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए 5 पॉइंट। अगर आपको और बनाना है तो आप खुद से बना सकते हैं, कुछ सजेशन चाहिए तो मुझसे भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें बना दिया है आपका, तो इसमें 5 पॉइंट्स है, ओके। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन एंड हु कॉइंड दिस टर्म। इस टर्म को किसने बनाया, ठीक है, किसने इसका इन्वेंशन किया, उसके बारे में जानेंगे। मैंने बोला था कि मैं एवरग्रीन या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। ग्रीन रिवोल्यूशन आप जानते हैं, 11-12 में आपने पढ़ा है, अगर आपने बायोलॉजी लिया है। अगर नहीं लिया है तो दो राउंड, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो तब भी मैं बता देता हूँ, इससे आपका फुल टू क्लियर हो जाएगा एकदम पानी की तरह। तो फ्रेंड्स, एवरग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि आपके ये जो टर्म है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, इसको हम स्टैब्लिश 30 साल बाद इसलिए किए थे, जैसे मैंने बताया था पहले में, कि जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन है वो 1960 में हुआ था। सॉरी, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में हुआ था, जबकि एवरग्रीन रिवोल्यूशन 1990 में हुआ था। 30 साल का डिफरेंस क्यों, मैं बताता हूँ। हुआ क्या था फ्रेंड्स, कि जो इसके डेवलपर थे MS स्वामीनाथन, प्लीज इस नाम को याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे MCQ में। फ्रेंड्स, हुआ क्या था, ये जो बंदा था MS स्वामीनाथन ने क्या किया था ना, कि उन्होंने बस ग्रीन रिवोल्यूशन का इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि क्या हम कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। 30 साल का एक ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उनको ये पता चला कि इसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लैंड पे, वाटर पे, डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया ना, एक नया रिवोल्यूशन लाया जिसको हम कहते हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। 30 साल बाद आया, इसको इसलिए लाया गया, इसका मोटिव ये था फ्रेंड्स कि इसको जो भी अब तक प्रोड्यूस हुआ है उसको ठीक करना, यानी कि जो भी पाथवे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में हाईलाइट किए थे उनको ठीक करना, जिसकी वजह से आज के समय में आपका जो लैंड है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से हम किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके इन सच अ मैनर, इस तरह, ताकि हमारा शॉर्ट या लॉन्ग टर्म गोल जो भी होता है, जैसे कम समय में ज़्यादा पाना या ज़्यादा समय में ज़्यादा पाना, जैसा भी आपका फार्मर का अलग अलग नीड्स होते हैं उसके हिसाब से वो फूड को प्रोड्यूस करे और मैनुअली एंटागोनिस्ट करे। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है, इस टर्म को आपको नहीं पता हो, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। एंटागोनिस्ट जो होता है उसका मतलब होता है शोइंग या फीलिंग एक्टिव अपोजिटिंग, समझ रहे हो, शोइंग होता है इसका मतलब दिखाना, ठीक है, मैनुअली दिखाना, ओके। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो भी आपके लैंड थे, हुआ क्या था फ्रेंड्स कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन में हमने ये ध्यान रखा था कि जो भी हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में गलतियां की हैं वो एवरग्रीन रिवोल्यूशन में ना हो। तो हमने क्या किया, जो भी इसकी टेस्टिंग्स हो रही थी वो लेस लैंड पे की हमने, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हमें कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट के
हर एक रिवोल्यूशन का बैड इफेक्ट होता है। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट टेस्टिंग पे जब था तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन अगर बैड इफेक्ट देता भी तो बहुत कम लैंड पे देता, बहुत कम फार्मर को होता। तो जब टेस्टिंग के लिए रखा गया कुछ महीनों के लिए, तब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जितने बैड इफेक्ट्स देखे जाते थे, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी या फिर अदर कुछ भी कैरेक्टर डिजीजेज, तो वो इसमें नहीं देखे गए। ठीक है, तो इसको फार्मर को दिया गया इंस्टेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, क्या क्या किया क्या गया फ्रेंड्स, जो भी आपके क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कम जगह पे किया गया, जैसे कि लेस लैंड को यूज़ किया, कम पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, कम वाटर को यूज़ किया, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, जो जा रहा है वैसे ज्यादा दो, और जितना क्रॉप का न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उसे ज़्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये सब बात का बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया कि जितना प्लांट का रिक्वायरमेंट है, जानकारी हासिल करने के बाद जितना प्लांट का रिक्वायरमेंट है एक दिन में या एक महीने में, उतना ही उसको दिया जाए, उससे ज़्यादा ना दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसको सस्टेनेबल रखा गया, यानी कि स्टेबल रखा गया एग्रीकल्चर के लिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में आए तो उसकी वजह से फार्मर को कोई इफेक्ट ना हो, उसके प्रोडक्टिविटी में कोई इफेक्ट ना हो। समझ रहे हो ना, उसको स्टैब्लिशमेंट करते वक्त ही पता चल जाए कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि ये रहा। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है ना कि जो भी इंडियन फार्मर्स थे ना, उसको जो भी क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया उसको इंफॉर्मेशन कैसे दिया गया, मतलब इनोवेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ नया कर गुजरने का। इनोवेशन मतलब तो हम जानते ही हैं, कुछ नया करने का, कुछ नया करने की चाहत, सबसे अलग, सोसाइटी से हट के कुछ नया करने का, तभी आपको लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ अलग करने का जो चाहत होता है हर फार्मर के अंदर, तो उन्होंने एक स्टेप लिया। एम एस स्वामीनाथन में, वो भी एक फार्मर थे, उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, ताकि हम फार्म का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो ना? ओके, ये उनका मोटिव था। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 4। उनका ये इनिशिएटिव था फ्रेंड्स। अब इनिशिएटिव मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब पावर होता है, यानी कि कुछ ऐसा कर गुजरना जो कोई कभी ना किया हो। समझ रहे हो ना, वो नया भी हो सकता, पुराना भी हो सकता, नो मैटर, लेकिन कुछ करना है, बैठे नहीं रहना। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया। उन्होंने ये सोचा कि जो भी मतलब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया तो कुछ चैलेंजेस को उनको टैकल करना पड़ा, कुछ की चैलेंजेस को उनको टैकल करना पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर में, जिसमें से एक था आपका नेटवर्किंग, वेदर अलर्ट्स, शोइंग पीरियड्स एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस। यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में ये बातों का ध्यान रखा गया स्वामीनाथन द्वारा कि जो भी फार्मर मार्केट में जाता है प्राइस सेल करने के लिए किसी भी क्रॉप का, वो प्रोडक्शन से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले, क्या ये जो क्रॉप मैं बेच रहा हूँ या फिर लगाऊंगा, अभी स्टैब्लिश करूंगा, उसके बाद मार्केट में बेचूंगा, क्या उसका प्रोडक्शन उस समय तक रहेगा सही, क्या उसके प्राइस मुझे सही दाम पे मिलेंगे, क्या उसका जो शोइंग पीरियड है, जो ग्रो करने का पीरियड है, वो सही है, या क्या जो भी वेदर अलर्ट्स हैं। देखिए, किसी भी फार्मर को किसी भी क्रॉप को स्टैब्लिश करने के पहले ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये कुछ फार्मर्स क्या करते थे, नहीं रखते थे, ज़्यादा फार्मर्स नहीं रखते थे। लेकिन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में ये बातों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखा गया कि नेटवर्किंग रहे, मतलब कि फार्मर जिसके बारे में क्रॉप लगा रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी रखे, साथ ही साथ उसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में या आने वाले मार्केट में, उसका क्या शोइंग पीरियड है, और क्या वेदर अलर्ट्स हैं, यानी कि मौसम कैसा रहने वाला है उस मंथ में। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में, ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और बढ़ते ही रहे, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह घटे ना। क्योंकि देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ये था कि आप पेस्टिसाइड या फिर जो भी आप फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल यूज कर रहे हो, उसका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट आपको मिल सकता है, और मिलता भी है। आपने देखा भी होगा आजकल के लैंड्स में कितना ज्यादा पॉल्यूशन भर चुका है, सॉइल इरोजन कितना ज्यादा हो रहा है। आप हल्का से पानी डालिएगा तो उस जगह का मिट्टी बह जाता है। क्योंकि वहां का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, मॉलिक्यूल है, वो ठीक तरह से सॉइल को पकड़ के नहीं रख पा रहा है। फ्रेंड्स, पेड़ सॉइल को पकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, लेकिन
अगर पेड़ का रूट ही नहीं बड़ा हो, पेड़ को न्यूट्रिशन ही ना मिले, तो वो क्या करता है, वो अपना जड़ को ज़्यादा नहीं फैलाता है, जहाँ तक मिल रहा है वहीं तक सीमित रखता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में ध्यान रखा गया, और जो टर्म जिस इंसान ने इसको डराइव, आई मीन टू से, जिस इंसान ने इसको बताया था, इस इन्वेंशन की थी इस रिवॉल्यूशन की, वो है एम एस स्वामीनाथन। प्लीज ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी स्टार्ट एम एस स्वामीनाथन ने ही की थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए, हमने अच्छा इफेक्ट तो आप जानते ही हो, आगे मैं बात करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ इल इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। इल और डिसएडवांटेज दोनों अलग अलग चीज़ हैं, प्लीज आप ध्यान रखें। इल इफेक्ट्स में हम जानते हैं कि क्या क्या गलतियों से ग्रीन रिवॉल्यूशन का बढ़ोतरी नहीं हो पाया। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या क्या उसके कमियां थे, मतलब कि क्या क्या कमियों की वजह से वो नहीं हो पाया। ठीक है, समझ रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट पे आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, उसके पहला इल इफेक्ट्स ये था ना कि कुछ भी इकोनॉमिक रिटर्न स्टैब्लिश करने के लिए ना, किसी भी फार्मर को बहुत ही हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ता था। यानी कि अगर उनको एक यार्ड में कुछ क्रॉप उगाना है, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के स्टैब्लिशमेंट से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक जितना भी खर्चा आता था ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो बहुत ही गलत था। ठीक है, मतलब बजट से ये समझ लीजिए बाहर चले जाता था। मंथली किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब एक्सेसिंग पर्सन का मंथली पेमेंट अगर 30,000 है, अगर वो 10,000 मंथली बजट लेके चल रहा है और उससे बाहर चला जाए, तो उसको किसी से लेके देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। 20,000 मान लो सेविंग के लिए रखा है, और 10,000 उसने मंथली बजट रखा। 10,000 से अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो उसको किसी से मांगना पड़ेगा या अपने अकाउंट से निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एक लॉस का फायदा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स को सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है फार्मर का, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ठीक है, इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के फ्रेंड्स। अब देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा गलत इल इफेक्ट ये था ना फ्रेंड्स, कि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए, जैसे कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट था वो खत्म होने लगा, इरोजन होने लगे सॉइल में, सॉइल का जो टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन उसमें आने लगा, डिमिनिशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर जो है ना किसी भी जगह पे पर्टिकुलरली एक जगह पे ठहर नहीं पाता था। समझ रहे हो ना बात, पर्टिकुलरली एक जगह पे ठहर नहीं पाता था। ओके, वाटर पोल्यूशन होने लगा। ओके, क्योंकि जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो उसमें पानी भी इंक्लूडेड रहता है। अब मान लो हार्वेस्टिंग आपने कर दिया, ठीक है, सॉइल जो अभी नमी है, मतलब उसमें पानी आप सरफेस पे देख पा रहे हो कि हल्का का पानी है, आपका पैर जो है उसमें दब जा रहा है पूरा। उस समय अगर आप फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करते हो ना, तो क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, और उसकी वजह से आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट कंटेंट लूज़ करने लगता है। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब ये था। अंडरग्राउंड वाटर जो है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब भी पानी इरिगेशन करते हो तो अंडरग्राउंड वाटर ही लेते हो, तो वो डाउन होने लगा लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर एक्सेसिव यूज़ होने लगा, फालतू में वेस्ट होने लगा। सैलिनिटी यानी कि नमकीनापन यानी कि नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अंडरग्राउंड वाटर, जैसे मैं बताया था, मैंने 2 बार लिख दिया पॉइंट अबाउट डैट, सॉरी। अंडरग्राउंड में जो नमक की क्वांटिटी थी वो बढ़ने लगी, मेरा ये कहने का मतलब था। और ऐसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इल इफेक्ट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। चलिए चलते हैं आगे पॉइंट पे, जो कि अपना 3rd नंबर। फ्रेंड्स, हुआ क्या था ना कि बहुत सारे केमिकल का यूज़ करने की वजह से सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया था। सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब यही वाटर जो पोल्यूट हो गया है, वही हमारे डोमेस्टिक एनिमल उसको फीड करते थे। ठीक है, अब वो फोडर हो सकता है या फिर ऑफेड हो सकता है, यानी कि वो आपका खाद हो सकता है, पुआल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है उसको वो फीड कर देते हैं। अब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उस पर्टिकुलर सॉइल में, वो उस प्लांट में आएगा। वो ग्रास हो सकता है या फिर फोडर, कुछ भी हो सकता है। अब वही अगर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो आप खिलाते हैं, जिनको हमारे फार्मर्स देखभाल करते हैं, उनसे यूज भी करते हैं, तो
टिलेज के समय, तो उनको जो फीड कराते हैं, अगर यही टॉक्सिक सब्सटेंस अगर उनको फीड कराया गया तो उनके लिए कितना हार्मफुल होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रोप्रिएट रहा है फार्मर्स के लिए, साथ ही साथ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। चलिए चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर फ्रेंड्स। ये एक बहुत ये मतलब जो इसका ग्रीन रिवोल्यूशन का इल इफेक्ट है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इथियोलॉजिकल इफेक्ट है। अब इथियोलॉजिकल क्या होता है, इस टर्म का पहले मैं मतलब बता दूं, ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इथियोलॉजिकल का मतलब होता है द काउज या सेट ऑफ काउज। ठीक है, समझ रहे हो। अब जो सेट ऑफ काउज है या काउज है जिसकी वजह से आपका ग्रीन रिवोल्यूशन इफेक्ट हो रहा है, वो किस पे इफेक्ट डाल रहा था, आपके प्रोडक्टिविटी पे, जो इंक्रीज कर रहे थे प्रोडक्टिविटी उसको इफेक्ट कर रहा था, साथ ही साथ जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक को, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है, जैसे मैंने डिफरेंस में पॉइंट बताया था, कि इसमें लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है पूरे ग्लोब में। ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ना, तो पूरे ग्लोब के लिए आया था, मतलब पूरे, अब अमेरिका हो या फिर अदर जो भी कंट्रीज हो, उन्होंने कुछ कुछ कंट्री या स्टेट्स ने इसको अपनाया भी था। जिन्होंने अपनाया उसके एडवर्स या फिर गुड दोनों एडवांटेजेस उन्होंने उठाए, ठीक है, या डिसएडवांटेज जो आप बोलिए दोनों उठाए, और एक क्रॉप लैंड इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे या बुरे आप जो बोलो वो इफेक्ट्स उन्हें देखने मिले। ठीक है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब भी आपके किसी भी वैरायटी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट होता है। अब देखिए, एक पर्टिकुलर तितली का, बटरफ्लाई का बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी, उसमें से एक मौत भी है। चलिए एक बटरफ्लाई का मौत लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाई आपको देखने मिलेगी, लेकिन मैं दो रेफरेंस लेता हूँ, एक मौत एक बटरफ्लाई। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी दोनों के दोनों अगर वैनिश हो जाते हैं, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो इस्टेब्लिश है बायोडाइवर्सिटी में, हमारे पूरे वन में, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको बैलेंस करने का कोशिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है कि बकरी जो है घास को खाती है। अब ये तो आप साइकिल जान ही रहे हैं कि बकरी घास को खाती है। अब बकरी को कौन खाता है, तो वो शेर भी खा सकता है या फिर कोई भी डियर भी बियर कोई भी खा सकता है। अब जो भी खाता है उसको उसको हम लोग खाते हैं मान लीजिए। और मान लीजिए ये जो साइकिल चल रहा है दो तीन लोगों का, ग्रुप के ऑर्गेनिज्म स्पीसीज का, इसमें से अगर एक भी हट जाता है तो बैलेंस तो बिगड़ेगा बिगड़ा, किसी एक का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। या अगर टाइगर हट जाता है तो बकरी का पॉपुलेशन बहुत बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंसानों का जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगा। तो एक तरह से डिसबैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं रहेगी इकोलॉजी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि इट नीड्स टू इट नीड्स द यूज ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स दैट आर नॉट सुटेबल। इसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो सुटेबल नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स को इनका डिसएडवांटेज ही देखना पड़ा, एडवांटेज नहीं देखना पड़ा। फायदे नहीं हुए, नुकसान ही हुए ज़्यादातर फार्मर्स के। यही ये पॉइंट कह रहा है। सेवन्थ पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स हुए। हेल्थ को बहुत ज़्यादा इसने इफेक्ट किया। ठीक है, जो कि आज भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटीज जिसकी वजह से ये हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना अपना एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में मैं सारे के सारे आपको पॉइंट बता देता हूँ। आपको तो मोस्टली पॉइंट्स पता होंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। चलिए पहला पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स पहला एडवांटेज ये है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड क्राइसिस खत्म हुआ था। ठीक है, खाने की जो तंगी थी वो खत्म हुई थी इंडिया में। ठीक है, कैसे? ऐसे कि फार्मर्स ने क्या किया था, कुछ ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया था जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। कुछ ऐसे वैरायटीज ऑफ क्रॉप को ग्रो किया है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। उन्होंने कुछ ऐसे क्रॉप्स को
इस्टेब्लिश किया, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि उनको, मतलब जो इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। उस समय ऐसा कुछ समय था फ्रेंड्स कि हमारा जो इंडिया था वो प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके फ़ायदे ये हुए कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के मामले में, खासकर क्रॉप प्रोडक्टिविटी के मामले में, ठीक है। तो नरिशमेंट मिली, सफिशिएंट नरिशमेंट मिला हमारे जो भी क्रॉप्स हैं या फिर हमारे इंडियन पॉपुलेशन है उसको ठीक तरह से नरिशमेंट मिला, क्योंकि खाना समय पे मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिला क्रॉप द्वारा जो दिया गया था, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है, फार्मर्स द्वारा, ताकि हम अच्छे से क्रॉप का ग्रोथ बढ़ा सके और उसके कुछ गुड एडवांटेजेस को उठा सके, इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड ये है फ्रेंड्स, प्लांट को प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी पेस्ट के द्वारा अटैक्स होते थे ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा गुड इफेक्ट्स ये देखने मिले कि पेस्टिसाइड्स तो भागे रहते, साथ ही साथ हमारा जो प्लांट का ग्रोथ था वो ही बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था हमारे लिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि जो भी एरिया था, इरिगेशन फर्टिलाइजर जो एरिया था वो बढ़ गया, ठीक है, क्रॉप के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ग्रो करने लगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्रॉप ईल्ड प्रोडक्शन मिला, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो भी स्कैरसिटी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि क्राइसिस थी, फूड की कमी थी, फूड की, वो इंडिया में वो हमारा इराडिकेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। वो ये कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ ना, कि हमारे इकोनॉमी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया का जो फाइनेंस था वो इंडिया के मुकाबले घट गया। मतलब कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन गई, ठीक है, वो फूड के मामले में हो, फूड कॉस्ट के मामले में हो, या अदर प्रोडक्ट्स के मामले में हो। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का, मैं बताता हूँ, किसी भी कंट्री का अगर फार्मर अच्छा ग्रो करता है पर्टिकुलर ईयर में, तो उसका जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अपने आप 3 से 4 गुना बढ़ जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे फ्रेंड्स, वो ये है कि जो भी डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स थी वो घट गई। सीधी सी बात है, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही है कि प्लांट को इस्टेब्लिश करना। अब प्लांट को इस्टेब्लिश करना है तो एफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका था जिसकी वजह से हमारा प्लानट जो है, में जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर वगैरह वगैरह, जो भी, या ओजोन डिप्लेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होते थे वो कम होने लगे, मिनिमाइज हो गए, ठीक है। ये सब एडवांटेजेस है ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ओके, डिसएडवांटेजेस तो मैं बता चुका हूँ, तो इल इफेक्ट डिसएडवांटेज से बहुत अलग है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। इल इफेक्ट्स अलग है, प्लीज़ इसको अलग रखिएगा। इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों अलग है, प्लीज बात का ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फैक्टर दैट लीड्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ हमारे भारत देश में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 5 मार्क्स में भी आते हैं, 10 मार्क्स में आते हैं, 15 मार्क्स में भी आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। मैंने बस छोटे छोटे टर्म्स लिए हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर आप चाहें तो इसके नीचे कुछ लिख सकते हो, ठीक है, मतलब खुद से लिख सकते हो अपना आंसर शीट बड़ा, आंसर्स बड़े करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है, जो मैंने ये प्रोवाइड किया, ये सफिशियंट है, तो आप यही एग्जामिनेशन में लिख दो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं रखते। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, adoption of high sorry about that adoption of high yield variety of seed, ठीक है। जो भी हाई yield variety of seeds थे उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ताकि हम अच्छे से अच्छा क्रॉप को ग्रो करा सके। पहला तो फैक्टर ये है। सेकंड फैक्टर ये था कि हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र था उसका सप्लाई बढ़ाया, ठीक है, ताकि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन में एक अच्छा क्रॉप ईल्ड, हाई ईल्ड मिल सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है
एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो भी आप पानी पटाते हो किसी भी पर्टिकुलर यार्ड में या फिर अपने फार्मिंग यार्ड में, तो उसको हमें बढ़ाना था, ठीक है, एक्सपैंड करना था, बढ़ाना था, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, ठीक है, आप जादू की छड़ी से आप क्या कर सकते हो कि जो भी लैंड में प्रोड्यूस होता है ना, उसका दुगना कर सकते हो। अगर आपको ये जादू की छड़ी मिल गई तो आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और ये जादू का छड़ी, इस जादू की छड़ी का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी वजह से इरिगेशन एक्सपेंश हो गया, बढ़ गया, ठीक है, आपके ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होने लगे, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी जो मशीनरीज हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक बहुत अच्छी बात हुई फ्रेंड्स ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आपकी मशीनरीज यूज़ होने लगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स क्या करते थे कि हल चलाते थे, हल चलाने की वजह से उनका टीलेज का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट होता था, या फिर हार्वेस्टिंग के लिए वो अपने हैंड से करते थे, मशीन से नहीं करते थे, या फिर कोई भी एक ऐसा लो कॉस्ट या चीप मेथड यूज करते थे जिनकी वजह से उनका थ्रेसिंग या हार्वेस्टिंग हो जाए, ठीक है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ, जब से ये आया है तब से फार्मर्स ने मशीनरीज करती हैं, जिसकी वजह से कम टाइम में उनको ज़्यादा प्रोड्यूस किया हुआ क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता था, साथ ही साथ थ्रेसिंग भी हो जाती थी, जो कि उनको ईजी होता था मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। तो यूज ऑफ मशीनरी में आप ये लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट ये करना है, प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। जो भी आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट है ना फ्रेंड्स, उसका प्रोविजन हो सके, यानी कि उसका यूज़ हो सके। एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि आप मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके कोई भी इन्वेंशन या फिर कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो आप उसको अपने मर्जी दाम पे तो नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने उसका फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, यानी कि उसका प्राइस मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट बस यही कहना चाह रहा है। 6 पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कहना चाह रहा है सॉइल कंजर्वेशन। हाँ, एक अच्छी या गलत मैं नहीं समझ सकता, फैक्टर एक ये भी है फ्रेंड्स कि सॉइल कंजर्वेशन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, ठीक है, जो कि आपका यूज़ कर सकता है। तो सॉइल कंजर्वेशन फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि एक फैक्टर है जो कि आपका ग्रीन रिवोल्यूशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। 7th फ्रेंड्स ये है आपका कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन को। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर इंडस्ट्री या फिर प्रॉपर एक छोटे सा इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश ना किया हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आपके प्रोडक्शन में, ठीक है, या थ्रेसिंग या हार्वेस्टिंग करने में, ठीक है। 7th पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम्स ला गए थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके डेवलपमेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन के। 9th नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स, वो है इंसेप्टिव प्राइसेस। इंसेप्टिव प्राइसेस यानी कि फ्रेंड्स इस समय क्या हुआ था ना कि आपके इंसेप्टिव मतलब होता है लिमिटेड। आप जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए हुए प्राइसेस है उसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ओके। लेकिन लेकिन आप अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो आपको नंबर ऑफ प्राइस भी जब बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। आप प्राइस को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको तो बढ़ा सकते हो। तो यही एक स्मॉल सा आइडिया अपनाया गया। 10th था फ्रेंड्स आपका लैंड फॉर्म्स। जो भी आपके लैंड थे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया कि उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो क्रॉप को दिया जाए। ये ध्यान नहीं रखा गया कि हार्वेस्टिंग के बाद उसका क्या हालत होता है। कोई केयर नहीं था, इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन डूब गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखा गया कि कैसे जब भी हम किसी क्रॉप को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो जिस सॉइल में कर रहे हैं क्या वो ठीक है, मतलब क्या वो प्रोड्यूस कर पाएगा ठीक से, वगैरह वगैरह, ये सब बातों का ध्यान रखा गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये तो फैक्टर्स थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आते हैं अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपना एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन इंडिया। इसमें बताना है आपको कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना वो स्टार्ट हुआ था, फ्लोरिश हुआ था, ओके। ये कैसे वो इंडिया में आया था, ऑल डैट। जब जो भी आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे इसको स्टैब्लिश किया था, कब से ही स्टार्ट हुआ था, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चेंजेस थे, ओके। तो प्लीज़ ध्यान रखें जो मैं बताने चाह रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट पे आते हैं, जो ये कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बिगेन हुआ था 900 BC में, ठीक है। ई गलती से आ गया, फॉर दैट सॉरी। और फ्रेंड्स ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आया था, ठीक है, जिसकी वजह से जल्द से जल्द बहुत ही कम उम्र में
आप कह सकते हो कि प्लांट का कल्टीवेशन यानी कि ग्रोथ स्टार्ट हो गया था, उसको ग्रो करवाना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी डोमेस्टिक क्रॉप्स थे या एनिमल्स थे उनका भी पॉपुलेशन अपने आप बढ़ने लगा। सीधी सी बात है ना, अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो भी उसकी अपर कह सकते हो आप बैलेंस शीट में या फिर फूड वेब या फिर फूड चेन में जो भी उसके अपर हार्वेस्टर्स हैं वो उनको तो कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो उनका भी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा अपने आप, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, आता है फ्रेंड सेकंड पॉइंट पे। वो ये कह रहा है कि जो भी लाइफ थी वो बहुत जल्दी सेटल हो गई उस समय में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ कुछ टूटे पुराने इम्प्लीमेंट्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ट्रैक्टर या फिर ये मत समझिएगा कोदाल उदाल, नहीं वैसा कुछ नहीं। आप ये समझिए कि उस समय में ये 900 BC का बात हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना होगा। उस समय तो आपके चक्के का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, समझ रहे हो ना, लोग पैदल चलते थे, शायद उससे भी बुरा हालत हो। तो उस समय आप इमेजिन कर सकते हो उस समय का इम्प्लीमेंट कैसा होगा। वही आपके जो स्टोन्स यही सब होंगे, थोड़े मोटे छोटे मोटे जो इम्प्लीमेंट्स होंगे। तो इन सब इम्प्लीमेंट्स या फिर उस समय का जो टेक्निक्स से, मतलब उस समय से टेक्निक्स आना स्टार्ट हुए हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है। जिसकी वजह से लाइफ जो है वो सेटल हुआ, साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया गया। ओके, आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे। वो ये है कि मानसून जब डबल होता था यानी कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि एक साल में हार्वेस्ट जो है ना वो रेप हो जाता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता था, ठीक है। उस समय देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग स्टार्ट ही कर रहे थे, जानकारी ही हासिल कर रहे थे। तो उस समय के जो फार्मर्स कह सकते हो या फिर जो भी पीपल इंसान कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे कोशिश उगाने का या फिर हार्वेस्ट करने का या फिर क्रॉपिंग करने का प्लांट को, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे। तो उसमें से एक ये थी था कि मानसून जब भी आता था तो वो क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से उनके क्रॉप जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते थे, ठीक है। अब रात में बहुत तेज़ वर्षा हुई, ठीक है, अगर सुबह में जाके देखे थे तो वो तो देखते थे कि बहुत सारे जो क्रॉप है हमारे वो गिर गए हैं। अब राइस का एग्जांपल लीजिए तो वो स्टैंड रहता है, राइस या वीट का, तो वो स्टैंड रहता है, जो खड़ा था वो गिर गया था, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसको देखने पड़े उस समय के लोगों को। फोर्थ पॉइंट ये था फ्रेंड्स कि जो भी इंडियन है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स आया है वो कोशिश किया कि वो जल्द से जल्द पहुँचे वर्ल्ड तक, ठीक है। वो कैसे पहुँचे इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने ये सोचा कि जो भी ट्रेडिंग नेटवर्क्स है उस समय के उस समय के जो हैं उनको फॉरेन क्रॉप के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, इंडिया में। जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट में जा सके। ओके, उस समय के लोग तो स्टेट या कंट्री भी नहीं जानते थे, वो बस चाहते थे कि यहाँ का जो सामान है वो दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। बस उसके लिए उन्होंने उस समय के ट्रेडिंग नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश किया या फिर कुछ ऐसा दिमाग लगाया जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जा सके। फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो उनका एम था। देखिए उस समय होता क्या था कि लोगों को ये पता नहीं थी कि पानी की बर्बादी, क्योंकि देखिए उस समय जब वो हार्वेस्ट एग्रीकल्चर जब इन्होंने स्टार्ट किया था, कदम ही रखा था ना, तो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, इतने गलतियाँ की कि आप उसको बयान नहीं कर सकते वर्ड्स पे, बहुत ज़्यादा गलती की उन्होंने। एक अच्छा चीज़ ये किया ना कि उसी समय से उन्होंने लैंड और वाटर मैनेजमेंट का एक क्या कह सकते हो एक स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि आज से हमें पानी साथ ही साथ ज़मीन दोनों बचाना है। यानी कि कम लैंड और कम पानी में हमें ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं क्या, इनके बारे में उन्होंने स्टार्ट कर दिया सोचना, ठीक है। जिसका आज एक आप दे सकते हो अच्छा चीज़ की हम कम टाइम में हमारे फार्मर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी समय का एक आप आइडिया समझ लो वही था, ठीक है। ये उन्होंने एम किया, ये कोशिश की, उन्होंने ये मोटिव रखा कि हम बस लैंड या वाटर मैनेजमेंट ही करेंगे, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी था। ओके, उनके बाद उन्होंने जो भी यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है क्रॉप्स में वो उनका ध्यान रखा, साथ ही साथ उसकी देखभाल की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही था। ओके, चलते हैं अपने आगे के। फ्रेंड्स देखिए आगे जो आपके बच गया है ना वो है आपके दो टर्म्स। ओके, एक है AICRP और एक है फ्रेंड कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, बस रखना है आपको फॉर अ इंस्टेंस अगर आपको ये क्वेश्चन अगर ये टर्म मिल जाता है आपके एग्जामिनेशन में तो आपको डील कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ, और कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको जानना चाहिए अपने एग्रीकल्चर लाइफ में भी, ठीक है।
क्योंकि फ्यूचर में आप फार्मर बनने वाले हो तो ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ओके, और फार्मर्स को भी बताना चाहिए। पहला पॉइंट इस फन AICRP, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोडक्ट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक ऐसा गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम जो भी एग्रीकल्चर रिसर्चेस होते हैं वो करते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो भी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ही देती है, ओके। और ये तो वेजिटेबल क्रॉप्स का मैंने लिया है, वैसे बहुत सारे क्रॉप्स के लिए होता है, फ्रूट, वैसे फ्लावरिंग, अलग अलग क्रॉप्स के लिए रिसर्च चल रही है। तो वो सारे रिसर्च ना AICRP में होता है, यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट में होता है, ओके। फ्रेंड्स, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1970 से 1971 इसके बीच में, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता कि कब स्टार्ट हुआ था, इसके बीच में कभी इसी साल के बीच में कभी स्टार्ट हुआ गया था, ठीक है, इसी ईयर में। और ये एक 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 5 ईयर प्लान था जिसको 1970 से 71 के बीच में स्टैब्लिश किया गया था। सोचा गया था कि अच्छा इफेक्ट होगा। अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको मतलब अप्लाई करने के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लैंड में उसको ट्राई करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। AICRP का यही काम होता है। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट, फ्रेंड्स, ये इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि हमारे नेशनल ग्रिड जो कि अलग अलग लोकेशन पर टेस्टिंग करते हैं वेजिटेबल टेक्नोलॉजीज या फ्रूटिंग या फिर आपके जो भी अलग फ्लावरिंग क्रॉप्स है उस पर जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं वो डेवलप करें और वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करें डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्टेट्स में, ओके। आता थर्ड पॉइंट में, फ्रेंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये जो सेंटर है इसमें आप क्या आते हैं ICR इंस्टीट्यूट। हाँ, आप ये सुन रहे होंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये जो है ये कहाँ से आया है, तो ये AICRP द्वारा ही दिया गया है, इसके द्वारा ही ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका ये मालिक समझ लीजिए, ओके। और फिर इन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रीज या स्टेट एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया है। कुछ अदर पब्लिक या प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी ये देखरेख करती है, ओके, इसका ये काम होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अपना कृषि विज्ञान केंद्र। फ्रेंड्स, एक्चुअली इसको आप अगर हिंदी में ना समझ पाए तो इसको कहते हैं इंग्लिश में फार्म साइंस सेंटर, यानी कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे फार्मर्स जाके कोई भी अदर क्या कह सकते हो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग क्रॉप या फिर अदर कुछ भी क्रॉप से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर जो बनाया गया है वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ओके। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वो हो गया आपका वन फार्म टेस्ट, फ्रंटलाइन डोमेस्टिकेशन, मल्टीपल सेक्टर सपोर्ट, एडवर्सरी सर्विस, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैं जो उसके अंडर रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, ओके। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जनवरी 2020 के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 721 kVKS जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया है इंडिया में, ओके। ये 2020 का सर्वे है, ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2021 होगा तो अलग बात होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर दीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले नए वीडियोस बनाने का। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बीच में कोई भी कहीं भी कोई एक वर्ड भी अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसका। और अगर आपको कोई नया टर्म ऐसा पता चले जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और आपको ना पता हो तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने की पूरा कोशिश करूंगा आपको। फ्रेंड्स, तब तक के लिए सी टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में, तब लिए मिलते हैं।